नमस्कार, मैं सार्थक विमर्श में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है, सार्थक संवाद चैनल के द्वारा सार्थक विमर्श पर हम किसी न किसी एक समसामयिक मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करते हैं। आज मैं आपके साथ धारा 370 के हटाए जाने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इस चर्चा के दौरान हम यह जानेंगे कि धारा 370 को वर्तमान सरकार के द्वारा किस प्रकार हटाया गया, उसका क्या औचित्य था, इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया गया है, इस निर्णय में क्या क्या नीतिगत समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इन्हीं सब पहलुओं पर हमारे साथ वार्ता करने के लिए सार्थक संवाद जो प्रोग्राम है इसके जो डायरेक्टर हैं कुमार सर्वेश सर हमारे साथ हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुमार सर्वेश सर से धारा 370 के संदर्भ में। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके साथ धारा 370 के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है उसके विषय पर वार्ता करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न यह होगा कि धारा 370 को जो हटाया गया है संविधान से, जिसको रिपील करने की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के विषय में सर कुछ आप प्रकाश डालें। पहली चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। धारा 370 आज भी एग्जिस्ट कर रही है और धारा मतलब आर्टिकल 370 सेक्शन 1 जो कि जम्मू कश्मीर को भारत का पार्ट एंड पार्सल बतलाता है, अभिन्न अंग बतलाता है, वो एज इट इज आज भी विद्यमान है। बट इन इफैक्ट आर्टिकल 370 को जिसलिए हम जानते हैं, हाँ, उसका एब्रोगेशन जरूर हुआ है। उस एब्रोगेशन के क्रम में देखें तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, मुझे लगता है वो प्रक्रिया ऑब्जेक्शनेबल थी। दो कंटेक्स्ट में प्रक्रिया ऑब्जेक्शनेबल थी। नंबर 1, मैं ये कह सकता कि 370 को अप्रभावी, कुछ हद तक अप्रभावी बनाने का जो निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर जो थे, डिफरेंट स्टेक होल्डर को ओवरलुक किया गया। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक मूल्यों का यह तकाजा है कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो कलेक्टिव हो और उस डिसीजन मेकिंग में स्टेक होल्डर का से होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये, ना तो अपोजिशन को भरोसे में लिया गया इतने बड़े कदम को उठाने के पहले, और ना ही जम्मू कश्मीर में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर थे उनको भरोसे में लिया गया। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए, निश्चित तौर पर 370 जो का प्रोविजन जो है वह अस्थायी, टेम्पररी इन नेचर था। बट टेम्पररी इन नेचर होने का यह मतलब नहीं है कि जब और जैसे मर्जी हो हम इसको हटा दें। उसके लिए एक प्रक्रिया विहित की गई थी और यह कहा गया था कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वह स्पेशल स्टेटस जो है वह विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन वहाँ की संविधान सभा की अनुमति से, सहमति से। हाँ, एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि संविधान सभा तो जम्मू कश्मीर के संविधान के बनते ही भंग कर दी गई, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान सभा तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो टेक्निकली संविधान सभा एग्जिस्ट नहीं कर रही है और इसलिए कुछ लोग इसी टेक्निकल बेसिस पर यह कहते कि आर्टिकल 370 को हटाए, रिपील ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसे टेक्निकली लेने के बजाय सेंस के फॉर्म में लें तो संविधान सभा की बात वहां इसलिए की गई है और संविधान सभा की सहमति की शर्त जोड़कर प्रकारांतर से वहां पर यह कहा गया है कि वहां के लोग जो है हटाने या रखने के संदर्भ में वहां के लोगों की भूमिका अहम होगी। संविधान सभा वहां के पब्लिक मैंडेट को रिप्रेजेंट करती है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस संविधान सभा को लिबरली इंटरप्रेट किया जाए तो उस स्थिति में जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सहमति आवश्यक थी, विधानमंडल की सहमति आवश्यक थी। और यहाँ पर एक और चीज मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर उन चंद राज्यों में है
जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, द्विसदन लेजिस्लेटिव है, द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ऐसी स्थिति में यह तर्क गले के नीचे नहीं उतरता कि विधानसभा भंग थी। अगर विधानसभा भंग थी तो विधान परिषद वहाँ पर मौजूद थी और विधान परिषद कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 370 को टू सम एक्सटेंट जो अप्रभावी बनाया गया है, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, न तो यह प्रक्रिया लोकतंत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप है और ना ही यह संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप है। अच्छा, जो भारत में राज्य के फॉर्मेशन का जो तरीका है, नए नए राज्यों का जो गठन होने जा रहा है, तो वहाँ पर वो स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह प्रोविज़न है कि यहाँ पर ये 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का जब मामला था, जम्मू कश्मीर के मामला में चूँकि वहाँ पर संविधान सभा के सहमति की बात कही गई थी, तो अगर संविधान सभा की सहमति की बात आती है तो ज़रूर वहाँ पर 368 के अंतर्गत जो संशोधन होता है उस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए था। थोड़ा सा प्रश्न स्पष्ट करेंगे कि जैसे सर संविधान के किसी भी प्रावधान को अगर हम बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही संशोधन हो सकती है, जो भारत के फेडरल कैरेक्टर को किसी भी तरह से प्रभावित करे। सामान्यतः फेडरल कैरेक्टर को प्रभावित करने के लिए स्टेट फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया अपनाया गया उसको 368 के अंतर्गत नहीं रखा गया। उसमें केवल कहा गया है कि राज्यों से सहमति ले ली जाएगी, लेकिन वो राज्यों से सहमति है, राज्यों की विधानसभाओं से सहमति है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं कि जिस संविधान ने उस राज्य के लिए अलग से संविधान बनाया है, वहाँ से सहमति की बात थी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि यह परमानेंट नेचर का बन चुका था एक्सटेंट में, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इंटेंट में वो परमानेंट नेचर का बन चुका था, तो ऐसा संशोधन करने के लिए 368 के अंतर्गत संशोधन किए जाने की जरूरत थी? निश्चित तौर पर। और इस विषय को सर्वोच्च न्यायालय का जो जब जजमेंट आया वहाँ पर भी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर। एक्चुअली मुझे जो लगता है कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के पास गया है तो जिस तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया गया है और क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग के क्रम में जिस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को ओवरलुक किया गया है, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल। क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर हम जाकर के देखें तो हमें उन परिस्थितियों को समझना होगा जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय होता है। और 1948 का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है उसकी जो शर्तें हैं, विलय के दस्तावेज से में जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है, उन शर्तों को अगर हम ध्यान में रखें तो यह विलय ही जो है वह टेम्पररी नेचर का था। लास्टली जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है इस विलय को इंडोर्स करना था या इस विलय के प्रपोजल को रिजेक्ट करना था, और इंडियन गवर्नमेंट जो है बाउंड थी जम्मू कश्मीर के लोगों के डिसीजन को फॉलो करने के लिए। और अंततः अगर आप देखें तो 1955-56 तक नेहरू लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस बात को दोहराते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता के जो भी ओपिनियन होंगे भारत सरकार उस ओपिनियन को फॉलो करेगी। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निश्चित तौर पर 370 को 368 से लिंकअप करके देखा जाना चाहिए था और इसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो किया गया है दरअसल मुझे लगता यह है कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी हुआ उसका आधार 1954 में ही तैयार होता है, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से एक एक करके भारतीय संविधान के उपबंधों को जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल बनाया गया। आर्टिकल 370 को और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को इररिलेवेंट बनाने की प्रक्रिया जो है वहीं से शुरू होती है और उसी का लॉजिकल कल्मिनेशन 5 अगस्त 2019 को हमें देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगा कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जो है जम्मू कश्मीर पर जिस तरीके से संविधान की विभिन्न धाराओं को
एप्लीकेबल बनाया जा रहा था उसके प्रति उन्होंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था। और इस मसले पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के साथ गहरे मतभेद भी थे, जिसको टाइम टू टाइम उन्होंने लगातार एक्सप्रेस किया है अपने पत्रों के जरिए और कई बार अपने संवादों के जरिए। सर, अभी जो 2019 में जो प्रोविज़न लाया गया स्टेट को 370 का जो आपने अभी बतलाया कि उसका जो एक क्लाउज था उसको हटा करके और वो सभी लोगों को वहाँ पर बसने की इस तरह की इजाज़त दी गई, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ आर्थिक निहितार्थ रहे होंगे सरकार के? देखिए, दो पहलू मैं इंडिकेट करना चाहूँगा। ये बड़ी मतलब हम एक पैराडॉक्सिकल फेज से गुजर रहे हैं। अभी आप आज और कल का पेपर देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा पहल की जा रही है कि कोई भी आउटसाइडर उत्तराखंड में पहुंचकर जमीन नहीं खरीद सकता है। नहीं तो एक और जो है भारतवासी जब तक जमीन खरीदने की आउटसाइडर को इजाजत नहीं थी, भारतवासी बेचैन थे जम्मू कश्मीर पहुंचकर जमीन खरीदने के लिए। और आज वही भारतवासी जब उत्तराखंड में उनके जमीन खरीदने के अधिकार को रेस्ट्रिक्ट करने की दिशा में पहल की जा रही है तो कंप्लीट चुप्पी साध रखी है उन्होंने। तो या इसे मैं पैराडॉक्सिकल स्टेज मानता हूं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो कहूंगा, मुझे लगता है कि अगर सरकार के द्वारा ये निर्णय लिए गए तो उसके पीछे प्राइमरली अगर देखा जाए तो 2 मेजर पर्सपेक्टिव थे। एक, अफगानिस्तान में जो परिवर्तन होता है और तालिबान की अफगानिस्तान में जो वापसी होती है, उस वापसी ने भारत की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया। क्योंकि जब तक प्रो इंडिया या इंडिया के प्रति सॉफ्ट अफगान गवर्नमेंट थी तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पर जो है इंडिया अपने बॉर्डर के जरिए भी प्रेशर क्रिएट कर सकता था और उधर अफगानिस्तान की ओर से भी उस पर प्रेशर बना हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान भारत को लेकर सॉफ्ट अफगान सरकार जो है बफर के रूप में काम करती थी सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के जो टेररिस्ट आउटफिट हैं उनके बीच और पाकिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट के बीच। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान तक जो इस्लामिक चरमपंथी संगठन है और जो आतंकी नेटवर्क के हैं उनका एक फ्लो निर्मित होता हुआ आ रहा और निश्चित तौर पर प्रेशर भारत की ओर शिफ्ट करता दिखाई पड़ता है। तो मैं अगस्त 2019 के निर्णय को इस स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट में देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर के मामले में उसके पास फ्री होल्ड होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जिस निर्णय की जरूरत हो वह निर्णय ले सके इमीडिएटली और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट कर सके। और एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर जो है वो उसके इस स्ट्रैटेजिक रोड मैप में कहीं ज़्यादा फिट बैठता था बनिस्बत की स्पेशल स्टेट के रूप में जम्मू कश्मीर, या हम कह लें फुल स्टेटहुड के साथ जम्मू कश्मीर। तो ये इसके इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक कंसर्न थे। जहाँ तक इकोनॉमिक कंसर्न की बात आती है तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं, चूँकि ऐसे सिचुएशन जम्मू कश्मीर के रहे हैं कि वहाँ का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उस ग्रोथ पोटेंशियल का अब तक रियलाइजेशन संभव नहीं हो पाया है। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वे रिसोर्सेज अनटैप्ड रहे हैं और कहीं न कहीं जो इंडियन कॉरपोरेट्स हैं, बड़े कॉरपोरेट्स, उनकी नज़र जम्मू कश्मीर के अनटैप्ड रिसोर्सेज पर हैं और कहीं न कहीं ये जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं और भारत सरकार के बीच जो है प्रॉक्सिमिटी जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इस तरह के निर्णय लेकर के बड़े कॉरपोरेट्स की जम्मू कश्मीर के अनटैप्ड रिसोर्सेज तक
इजी पहुंच को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और यह सब किया गया है जम्मू कश्मीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पर, लद्दाख के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पर। और मुझे ऐसा लगता है इन द लॉन्ग रन वहाँ के लोगों को इसकी कीमत इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कीमत चुकानी होगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कीमत आदिवासियों के द्वारा चुकाई जा रही है ट्राइबल रीजन में। सर एक चीज़ मैं और यहाँ जानना चाहूँगा कि विगत कुछ वर्षों में या विगत कुछ महीनों में देखेंगे तो अभी अभी जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या विधानसभा के हो रहा था कि फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो विधानसभा सीटों की संख्या में बहुत फेरबदल की गई। जहाँ जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में देखेंगे तो जम्मू रीजन में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई, कश्मीर रीजन में बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई। और ये सब बात जिस समय पार्लियामेंट में चल रहा था उसके बाद जस्ट कुछ दिनों के बाद ये जजमेंट आ गया और फिर सारा फोकस जो है चर्चा इस जजमेंट पर आ गई और वो जो बात की गई वो पृष्ठभूमि में चली गई। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की बातें जो हाईलाइटेड हो जाती हैं वो सामने कुछ और होती है और हाथी के जो खाने वाले दांत होते हैं वो कुछ और होते हैं, उसके द्वारा बड़ी संख्या में जिस प्रकार से फेरबदल कर दी जाती है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के सर्वाइव करने में, लोकतांत्रिक मूल्यों के बने रहने में कहाँ तक वो सही है? देखिए, इस प्रश्न को मैं दो तरीके से देखना चाहूँगा। पहली चीज डिलिमिटेशन के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जहाँ पर भी डिलिमिटेशन होती है और वहाँ पर जिस दल की भी सरकार होती है वो परिसीमन को अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। ये मुझे लगता ओपन सीक्रेट है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी ये सिचुएशन दिखाई पड़ता, इसमें भी संदेह नहीं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जम्मू कश्मीर के बीजेपी विजन को देखें तो जो इंटीग्रेटेड जम्मू कश्मीर है वह उनके इंटरेस्ट को उस तरह से सूट नहीं करता जिस तरह से बाइफरकेटेड जम्मू कश्मीर करता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा क्योंकि इंटीग्रेटेड जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो कश्मीर वैली का पॉलिटिकल डोमिनेंस था, जबकि भाजपा और संघ शुरू से ही जम्मू कश्मीर को 3 पार्ट में जो है वो रीऑर्गेनाइज किए जाने के पक्ष में रही, रिलीजियस बेसिस पर। बौद्ध बहुल लद्दाख, हिंदू बहुल जम्मू और मुस्लिम बहुल कश्मीर। अब अगर इसकी कंटेक्स्ट में देखा जाए जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इसी पैटर्न पर सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ, उसमें जम्मू और कश्मीर को सेग्रीगेट करने की बजाय जम्मू और कश्मीर को जो है मतलब एक ही यूनियन टेरिटरी के पार्ट के रूप में बनाए रखा गया विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लद्दाख जो है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे के पूरे परिदृश्य में देखा जाए तो रणनीति यह रही कि कैसे कश्मीर घाटी का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है उस पॉलिटिकल डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके और कैसे हिंदू बहुल जम्मू के उस पर डोमिनेंस को इंश्योर किया जा सके। और आप देखेंगे परिसीमन के कंटेक्स्ट में जो है यही कोशिश आपको दिखाई पड़ती है। और आज आलम यह है कि जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस वैली में था, मतलब जब वैली का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था जम्मू कश्मीर के राजनीति में, नए परिसीमन के बाद जिस विधानसभा का गठन होगा वह डोमिनेंस कमजोर पड़ेगा। नंबर 1, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो मैं इसे सकारात्मक रूप में भी लेता हूं और नकारात्मक रूप में भी लेता हूं। सकारात्मक रूप में इस तरीके से लेता हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर एक राज्य है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं वो केवल कश्मीर वैली के लोग नहीं हैं बल्कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं जम्मू के लोग भी हैं और उन्हें भी उनका पॉलिटिकल ड्यू मिलना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह जम्मू कश्मीर की राजनीति के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगा। नंबर 2, दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो उस स्थिति में
यह भी होगा कि एक पॉलिटिकल रीबैलेंसिंग का काम होगा। ये इसके सकारात्मक पहलू हैं। कल संभव है कि कोई व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर से हो और वह जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू रीजन से हो और वह जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन जाए। कल तक ऐसा संभव नहीं था। तो इसे मैं पॉजिटिव कंटेक्स्ट में देखता हूँ। इसका निगेटिव कंटेक्स्ट यह है कि वैली को लेकर और वैली के कश्मीरी मुसलमानों को लेकर वर्तमान रूलिंग पार्टी के जो बायसनेस हैं, केंद्र में सत्तारूढ़ दल के जो बायसनेस हैं और उसके एंटी मुस्लिम बायसनेस जो है, जहां पर इस निर्णय का संबंध और इस परिसीमन का संबंध उससे जाकर के जुड़ता है, वहां पर यह कहीं न कहीं अलार्मिंग बनकर आता है और इन चिंताओं को ओवरलुक नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर परिसीमन की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उस परिसीमन के क्रम में मुझे लगता है वेरियस स्टेक होल्डर जो हैं, वेरियस स्टेक होल्डर को शामिल किया जाना चाहिए था और वेरियस स्टेक होल्डर को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, यह काम परिसीमन के क्रम में नहीं किया गया है और यह चिंतनीय स्थिति है। यह वैली और जम्मू के बीच जो गैप है, उस गैप को और शार्पेन करने का काम करेगी और उसकी एक कीमत होगी। सर, अब हम लोग आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट पास किया गया, इस पर बहुत बहुप्रतीक्षित जजमेंट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया। यहाँ पर जो सरकार का जो कदम था उसको वैध ठहराया गया और अभी सर लगातार सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जजमेंट आए हैं जिसमें सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए थे उन सबको वैध ठहराया गया है लगभग जगहों पर। तो हम जानना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आजकल जो जजमेंट दे रही है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो सर्वोच्च न्यायालय का है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है यह अनडिजायरेबल होगा। तो मैं उस पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहूँगा। मैं प्रश्न खड़ा करना चाहूँगा, इस मामले में जो जजमेंट आए हैं वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुरूप हैं या उसके अनुरूप नहीं है। और अगर वे उसके अनुरूप नहीं हैं, ठीक है, तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए, उसकी ओर इशारा किया जाना चाहिए। मेरी कंसर्न दो ही है। जिस तरीके से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होता है, स्पेशल स्टेटस को छीना जाता है, जिसके संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की, और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन, फेडरल स्पिरिट, इसके वायलेशन के रूप में उसे देखता हूँ। मेरी समझ जो कहती है। दूसरा पहलू है, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शायद यह भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी स्टेट का डिमोशन हुआ है। मतलब जम्मू कश्मीर से उसके स्पेशल स्टेटस को ही स्नैच नहीं किया गया, बल्कि उसे डिमोट करते हुए उसे फुल स्टेट, उससे उसके फुल स्टेटहुड को भी छीना गया और उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। तीसरी बात, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो आर्टिकल 3 जो एक्सपेक्टेशन हैं, जो यह कहता है कि नए राज्यों के निर्माण की शक्ति उसके नाम, क्षेत्र, रूप, आकार, सीमा में परिवर्तन की शक्ति संसद के पास है, लेकिन यह कंडीशनल है। ऐसे बिल राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाएंगे और दूसरा, राष्ट्रपति इस बात को इंश्योर करेंगे कि इससे संबंधित बिल को राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाए और उनकी राय जानी जाए। इस प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में फॉलो नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, लगातार यह दो तर्क दिए गए केंद्र सरकार की ओर से। नंबर 1, उस समय राज्य विधानसभा भंग थी। नंबर 2, राज्यपाल को विश्वास में लिया गया। इसकी कंटेक्स्ट में मैं 2 बातें करना चाहूँगा। पहली चीज, राज्य विधानसभा भंग थी, यह एक फैक्ट है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सच नहीं कि जम्मू कश्मीर राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है और उस द्विसदनीय विधानमंडल में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो निरंतर बनी रहने वाली संस्था है जो कभी भंग नहीं हो सकती। नहीं, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि इमीडिएट ये निर्णय लिए जाने की आवश्यकता थी? क्या नए विधानसभा के गठन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा, जिन परिस्थितियों में राज्य विधानसभा को भंग किया गया वे परिस्थितियां भी संदेहास्पद संदेह पैदा करती हैं, मंशा को लेकर संदेह पैदा करती हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का यह तर्क कि राज्यपाल को भरोसे में लिया गया, सोमवार के मॉर्निंग में यह पहल की गई है और मतलब 5 अगस्त 2019 और 3 अगस्त 2019 को शाम में 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्यपाल का होता, जिसमें वो इसे र्यूमर बतलाते हैं और कहते हैं कि कम से कम उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और इस संदर्भ में उनकी जानकारी में कोई निर्णय नहीं लिए गए। कहने का तात्पर्य कि महज 36 से 40 घंटे के भीतर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो पूरी की गई है यह अपने आप में संदेह पैदा करती है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव सेंटर के हैं या राज्यपाल को राज्य की जनता पब्लिक मैंडेट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाए। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो कहीं न कहीं आर्टिकल 3 में जिस प्रोविजन की चर्चा है, कंडीशनलिटीज है, उसको भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ओवरलुक किया गया। और यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और जो वेरियस सर्किल में मौजूद जो है उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के मामले में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस निर्णय से लगातार असहमति प्रदर्शित की जा रही है और उनके द्वारा संविधान की अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे धारा 370 और धारा 370 के हटाए जाने के विषय में जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया उसके ऊपर, और इस विषय पर हमने काफ़ी विस्तृत और बहुत ही विवेचनापूर्ण जानकारी सर्वेश सर से ली। आशा है ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और अब आप लोग जो भी व्यक्ति इस चैनल को देख रहे हैं, इस विमर्श में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी इस विमर्श में सम्मिलित हों और इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।